भारत की आजादी की लड़ाई में कई मोड़ आए, लेकिन एक लड़ाई ऐसी थी जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1917 के चंपारण सत्याग्रह की। ये वही आंदोलन है जिसने एक वकील को महात्मा बना दिया और देश को दिया अहिंसा का सबसे ताकतवर हथियार। ये शब्द खुद मोहनदास करमचंद गांधी के हैं। सोचकर देखिए कितनी हैरानी की बात है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक अनजान सी, गुमनाम सी जगह चंपारण आजादी की लड़ाई का इतना बड़ा, इतना जरूरी केंद्र कैसे बन गई? आइए आज इसी कहानी की गहराई में चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के चंपारण जिले से। यहाँ के किसान ब्रिटिश बागान मालिकों के हाथों एक कह सकते हैं भयानक शोषण का शिकार हो रहे थे। सोचिए, अपनी ही जमीन पर उनकी कोई मर्जी नहीं चलती थी। उनकी पूरी जिंदगी एक बहुत ही दमनकारी सिस्टम में फंसी हुई थी। और इस पूरे शोषण की जड़, उसकी जड़ थी तीन काठिया प्रणाली। देखिए, ये कोई नया कानून नहीं था, बल्कि ये तो एक सदियों पुरानी बहुत ही क्रूर व्यवस्था थी, जिसके तहत किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये उनकी जिंदगी पर एक बहुत बहुत भारी बोझ बन चुका था। तो आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता था? इसका तरीका बहुत सिंपल था और उतना ही क्रूर भी। किसानों को अपनी जमीन के हर 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर नील की खेती करनी ही पड़ती थी। मतलब कंपलसरी था। यानी उनकी टोटल जमीन का 15% हिस्सा नील के लिए फिक्स था। चाहे वो चाहें या ना चाहें, उन्हें ये करना ही पड़ता था। और इस जबरदस्ती का जो नतीजा था वो बहुत ही भयानक था। एक तो नील उगाने का खर्चा यानी कॉस्ट बहुत ज्यादा था। ऊपर से इससे खेत की मिट्टी बंजर हो जाती थी। और तो और नील का दाम भी अंग्रेज मालिक ही तय करते थे, जो हमेशा हमेशा ही बहुत कम होता था। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि किसान पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले कर्ज के जाल में फंसते चले गए। और अगर अगर किसी ने मना करने की हिम्मत भी की तो उसे बुरी तरह मारा पीटा जाता और उसकी जमीन भी छीन ली जाती थी। उनकी हालत सच कहें तो बंधुआ मजदूरों जैसी हो गई थी। ऐसे ही नाउमीदी और निराशा भरे माहौल में एक साधारण से किसान ने आवाज उठाने की ठानी। उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। और उनकी जिद ने ही आगे चलकर इस पूरे आंदोलन की नींव रखी। देखिए, राजकुमार शुक्ल कोई बाहर के नहीं थे, वो खुद इस शोषण के शिकार थे। जब उन्होंने देखा कि लोकल लेवल पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, तब उन्होंने तय किया कि वो देश के बड़े नेताओं तक अपनी आवाज पहुंचा कर रहेंगे। उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। और बस यहां से शुरू होती है राजकुमार शुक्ल की वो यात्रा जो किसी मिसाल से कम नहीं। जरा सुनिए, दिसंबर 1916 में वो लखनऊ कांग्रेस सेशन में गांधी जी से मिले। फिर गांधी जी कानपुर गए, तो शुक्ल जी उनके पीछे पीछे वहां भी पहुंच गए। जब वहां भी बात नहीं बनी तो वो सीधे अहमदाबाद में गांधी जी के आश्रम तक जा पहुंचे। और आखिरकार अप्रैल 1917 में वो कलकत्ता पहुंचे और इस बार उन्होंने गांधी जी को अपने साथ बिहार ले जाने के लिए मना ही लिया। सोच के देखिए क्या लगन थी। गांधी जी ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राजकुमार शुक्ल की इसी जिद और लगन ने उन्हें जीत लिया। ये सच में कमाल की बात है। एक साधारण से किसान के असाधारण संकल्प ने देश के सबसे बड़े नेता को चंपारण आने पर मजबूर कर दिया। तो अब गांधी जी चंपारण पहुंच चुके थे और वहां पहुंचते ही उन्होंने एक बिल्कुल बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी अपनाई। ये कोई हिंसा वाला विरोध नहीं था, नहीं नहीं, बल्कि ये सत्य और अहिंसा पर आधारित एक बहुत ही मेथोडिकल यानी एक सिस्टमैटिक लड़ाई थी, जिसे नाम दिया गया सत्याग्रह। और गांधी जी का तरीका वो वाकई देखने वाला था। उन्होंने आते ही नारेबाजी या प्रोटेस्ट शुरू नहीं किए। इसके बजाय उन्होंने सबसे पहले हजारों किसानों से एक एक करके सीधे बात की, उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना और हर एक बयान को रिकॉर्ड किया। फिर वकीलों के साथ मिलकर उन्होंने शोषण के खिलाफ सबूतों का एक मजबूत केस तैयार किया। ये विरोध का एक बिल्कुल नया अंदाज था, जो जोश पर नहीं बल्कि होश और सबूतों पर आधारित था। इस आंदोलन का सबसे जरूरी, सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधी जी को तुरंत चंपारण छोड़ने का ऑर्डर दिया। लेकिन गांधी जी ने बिना डरे साफ जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तारी और सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन किसानों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये था सविनय अवज्ञा का पहला शक्तिशाली प्रदर्शन। और गांधी जी के इस हिम्मत भरे कदम का असर जानते हैं फौरन दिखा। जिस दिन उन्हें अदालत में पेश होना था, हजारों की तादाद में किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट के बाहर जमा हो गए।
ये जनता की ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, और इसने प्रशासन पर जबरदस्त दबाव बना दिया। इस नैतिक टकराव का नतीजा वही हुआ जो होना ही था। सत्ता को आखिरकार सत्य और जनशक्ति के आगे झुकना पड़ा। ये अहिंसा की एक ऐतिहासिक जीत थी। जनता के इतने भारी समर्थन और दबाव के चलते प्रशासन को गांधी जी के खिलाफ केस वापस लेना पड़ा और उन्हें बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी नैतिक विजय थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद सरकार एक जांच कमेटी बनाने पर मजबूर हो गई, और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? गांधी जी को भी उस कमेटी का सदस्य बनाया गया। कमेटी ने भी माना कि हाँ, 3 काठिया सिस्टम वाकई शोषणकारी था। नतीजा, 135 साल से चली आ रही इस प्रथा को कानून बनाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। बागान मालिकों को अवैध तरीके से वसूला गया पैसा लौटाना पड़ा और किसानों के कर्ज भी कम किए गए। मतलब हर तरफ से किसानों की जीत हुई। तो चंपारण सत्याग्रह ये सिर्फ एक लोकल आंदोलन बनकर नहीं रह गया। इसकी सफलता ने पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम पर एक बहुत ही गहरा और स्थायी यानी परमानेंट प्रभाव डाला। और ये चंपारण की सबसे बड़ी देन थी। ये भारत में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग था। इसने साबित कर दिया कि बिना हथियार उठाए भी अहिंसक प्रतिरोध से एक ताकतवर से ताकतवर हुकूमत को भी झुकाया जा सकता है। लेकिन गांधी जी का काम सिर्फ इस राजनीतिक लड़ाई तक ही नहीं रुका। उन्होंने चंपारण में बच्चों और महिलाओं के लिए स्कूल खोले, सफाई और स्वास्थ्य अभियान चलाए। किसानों में एक नई जागरूकता और हिम्मत आई। देश को राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जैसे बड़े नेता मिले। और हाँ, इसी आंदोलन के बाद गांधी जी एक सच्चे मास लीडर, एक जन नेता के रूप में स्थापित हुए और उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। तो आखिर चंपारण सत्याग्रह हमें सिखाता क्या है? ये हमें सिखाता है कि एक इंसान का संकल्प भी इतिहास बदल सकता है, और सत्य और अहिंसा का रास्ता किसी भी दमनकारी ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो आज, 1 सदी से भी ज्यादा वक्त के बाद, चंपारण की ये विरासत, इसकी लेगेसी हमें आज की चुनौतियों से लड़ने के लिए क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।